Dear students, a very good morning to all. I, Dr. Ritu Sharma, Assistant Professor, Bhavans Leelavati Munshi College of Education, will be talking today on the topic Meaning of Emotion and Managing Emotion. This topic has been taken from the paper Guidance and Counseling of B.Ed Semester 4. The points which we are going to cover in this video will be meaning of emotion, characteristics of emotion, components of emotion, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन एंड मैनेजिंग इमोशन। आज के इस डिस्कशन के शुरू करने से पहले आइए हम कुछ तस्वीरों पर नज़र डालते हैं। इन तस्वीरों में आप अलग अलग इमोशंस को देख सकते हैं। आप इन फेसेस को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह की फीलिंग को फील कर रहे हैं। इसमें कौन एंग्री है, हैप्पी है, सैड है, डिप्रेस्ड है, आप सब जान सकते हैं। इसके साथ में नीचे इन फीलिंग्स को लिखा भी गया है कि ये कौन कौन सी फीलिंग्स हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी पिक्चर की तरफ नज़र डालें तो इसमें भी कुछ बच्चों के इस तरह के फेसेस हैं जिनको देखकर आप उनके इमोशंस का पता लगा सकते हैं और साथ में उन इमोशंस को मेंशन भी किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चे के डिफरेंट फेसेस को दिखाया हुआ है, लेकिन उसके नीचे कोई भी इमोशन को लिखा नहीं गया है, उसका नाम नहीं दिया गया है। लेकिन आप उस बच्चे के डिफरेंट फेसेस को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी इमोशन किस टाइम पे वो बच्चा फील कर रहा है, किस टाइम पे वो हैप्पी है और किस टाइम पे वो सैड है और किस टाइम पे वो गुस्से में है। एक बच्चे को समझने के लिए या एक इंडिविजुअल को जानने के लिए उसके इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये इमोशंस हैं क्या। चलिए शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ इमोशन से। इमोशन एक ऐसा टर्म है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इमोशन और बहुत सारी फीलिंग्स को फील करते हैं। इमोशन की डेफिनेशन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से दी है, लेकिन इमोशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट होने के कारण एक सभी मनोवैज्ञानिक इसकी एक परिभाषा पर एक मत नहीं है। चलिए इमोशन के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इसका मतलब है इमोशन का शाब्दिक अर्थ या संवेग का शाब्दिक अर्थ हुआ एक व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था, एक व्यक्ति की एक्साइटेड स्टेट, एक पर्सन की एक्साइटेड स्टेट इमोशन कहलाती है। गेल्डार्ड ने कहा है कि इमोशन आर द इंसाइटर्स टू एक्शन। इमोशंस क्रियाओं का उत्तेजक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इमोशन में सिर्फ क्रियाएं होती हैं, इसमें कुछ रिएक्शंस भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड इंग्लिश, emotion is a complex feeling state accompanied by characteristics motor और glandular activities। इसमें कुछ शारीरिक और ग्रंथीय एक्टिविटीज क्रियाएं भी होती हैं। By emotion we mean a subjective feeling state involving physiological arousal accompanied by characteristics behavior। इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल शारीरिक उत्तेजक भी होते हैं, उसके साथ साथ बिहेवियर में भी कुछ चेंज आते हैं। ये कहना है बेरन एंड केंटोविज का। इसके बाद सेंट्रोक ने इमोशन को इस तरह से डिफाइन किया। वी विल डिफाइन इमोशन एज फीलिंग और अफेक्ट दैट कैन इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल अराउजल, कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियरल एक्सप्रेशन। Another, the Oxford Dictionary defines emotion as a strong feeling deriving from one's circumstances, mood or relationships with others। Emotions के पैदा होने का कोई भी कारण हो सकता है। ये किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, किसी भी मूड की वजह से या किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी बात की वजह से अराइज हो सकते हैं। According to the book Discovering Psychology by Don Huckenberry and Sandra E. Huckenberry, an emotion is a complex psychological state that involves three distinct components: a subjective experience, a physiological response, and a behavioral or expressive response. There are three key elements of emotion: subjective experience, physiological response, and behavioral response. A subjective experience. While experts believe that there are a number of basic universal emotions that are experienced by people all over the world, regardless of background or culture, researchers also believe that experiencing emotion can be highly subjective. While we have broad labels for emotions such as angry, sad, or happy, your own experience of these emotions may be much more multi-dimensional, hence subjective. Consider anger. क्या सभी
एक तरह से ही गुस्सा करते हैं। हमारी खुद की गुस्सा करने की रेंज भी डिफरेंट होती है। कई बार हम गुस्सा बहुत कम करते हैं और कई बार हम ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। इमोशंस की अपनी एक प्योर फॉर्म भी नहीं होती। कई बार इमोशंस मिक्स्ड इमोशंस हो जाते हैं। वो उनके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जब एक नई जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो दोनों तरह के इमोशंस को फील किया जा सकता है। एक्साइटेड, उसके साथ साथ नर्वसनेस। Getting married or having a child might be marked by a wide variety of emotions ranging from joy to anxiety. These emotions might occur simultaneously or you might feel them one after another. The physiological response. If you have ever felt your stomach lurch from anxiety or your heart palpate with fear, then you realize that emotions also cause strong physiological reactions. Many of the physiological responses you experience during an emotion, such as sweaty palms or a racing heartbeat, are regulated by the sympathetic nervous system. The behavioral or expressive response. The final component is perhaps one that you are most familiar with, the actual expression of emotion. We spend a significant amount of time interpreting the emotional expression of the people around us. Our ability to accurately understand this expression is tied to what emotional intelligence you are able to recognize your own emotional state and the emotional states of others and engage with people in a way that draws you to them. को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इमोशन वो इंटेंस फीलिंग होती हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ डायरेक्टेड होती हैं। ये वो बायोलॉजिकल स्टेट्स हैं जो नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं। Often intervened with mood, temperament, personality, disposition, creativity and motivation. ये सब चीज़ें इसको अफेक्ट कर सकती हैं। Associated with thoughts, feelings, behavioral responses and a degree of pleasure and or displeasure. And along with this, emotions are very complex. Emotions are state of feeling that result in physical as well as psychological changes that influence our behavior. जिस तरह जब भी इमोशन अराइज होते हैं तो हमारे शरीर में फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। Emotions are responses to significant internal and external event. Emotion can be occurrences, for example, it can be panic, or dispositions like hostility, or short lived like anger, or long lived like grief. Characteristics of emotion. Emotion is a complex state. Emotion एक बहुत ही जटिल अवस्था है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है, क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ फीलिंग्स भी बहुत हावी होती हैं। इसमें व्यक्ति की एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको अपनी पूरी बॉडी में एक डिस्टर्बेंस महसूस होने लगती है। बॉडीली रिएक्शन, इसमें व्यक्ति की इंटरनल बॉडीली रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, भूख प्यास की कमी होना, सांस की गति तेज हो जाना, इस तरह के बॉडीली रिएक्शंस साथ साथ होने लगते हैं। इमोशन इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स। इंटरनल बॉडी रिएक्शंस के साथ साथ इमोशंस में बाहरी मूवमेंट भी होने लगती हैं जो एक्सप्रेस होने लगती हैं। जैसे जिस तरह से गुस्सा आने लगता है उसके साथ साथ जो आंतरिक परिवर्तन, इंटरनल चेंजेस होते हैं, उसके बाद व्यक्ति का गुस्सा बाहर भी दिखने लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, इमोशन कोई भी हावी हो रहा है, गुस्सा आने के बाद उस व्यक्ति में जो चेंजेस होंगे, कईयों के एक तरह से फेस रेड हो जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनकी वॉइस बहुत तेज़ हो जाती है। इस तरह के एक्सप्रेसिव मूवमेंट्स इमोशन में आने लगते हैं। इमोशन नेसेसरली इन्वॉल्व सम वेराइटी ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग। इमोशन में किसी ना किसी तरह की कोई फीलिंग छुपी रहती है, जैसे सुखद या दुखद, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। डर में एक दुखद फीलिंग होती है और खुशी में एक सुखद फीलिंग होती है। इस तरह से जब इस तरह की फीलिंग होती है तो व्यक्ति में बहुत चेंजेस आते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। वो चेंजेस इस तरह से होते हैं कि जैसे हार्ट बीट का बढ़ना, फेस का रेड होना, इस तरह से होते हैं। लेकिन उन चेंजेस के साथ साथ उसमें कुछ फीलिंग्स भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है और एक्सरसाइज करते करते उसके
ब्लड प्रेशर बढ़ता है या उसकी सांसों की गति तेज़ होती है या उसका फेस रेड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर इमोशंस हावी हो रहे हैं, बल्कि ये एक्सरसाइज की या फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से है। इसलिए इमोशंस में कुछ फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं जो एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती हैं, जो हर एक इंसान में अलग अलग लेवल की होती हैं। इमोशन इज़ डिफ्यूज्ड। जैसे ही एक इमोशन अराइज होता है तो वह पूरी बॉडी पर अपना असर करता है। जिस तरह के चेंजेस इमोशन में होने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि इमोशन अराइज हुआ और वो एक पर्टिकुलर पार्ट पर अपना असर करेगा। वो एक पूरी बॉडी पर, व्यक्ति की पूरी बॉडी पर वो असर करता है और उसका असर दिखाई देता है। इमोशन इज़ परसिस्टेंट। इमोशन कंटिन्यू बना रहता है। जैसे एक किसी स्टिमुलस की वजह से अगर कोई इमोशन अराइज हुआ है, उस स्टिमुलस के हटा देने के बाद भी वो इमोशन कंटिन्यू रहता है। जैसे किसी व्यक्ति का सांप को देखकर डर जाना, सांप के एकदम से हटा देने के बाद भी वो व्यक्ति उस सांप को याद कर करके डरता रहेगा और उसकी ये फीलिंग बहुत देर तक कंटिन्यू रहेगी, उसका ये इमोशन बहुत देर तक कंटिन्यू रहेगा। ये इसलिए इमोशन परसिस्टेंट रहता है। इस तरह की फीलिंग को इतनी जल्दी किसी स्टिमुलस को देखकर उकसाया भी नहीं जा सकता। वो फीलिंग ऐसा भी नहीं होती कि हर एक चीज़ को देखकर एकदम से डेवलप हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद एकदम से उसको ख़त्म करना भी आसान नहीं होता। वो ख़त्म होने में टाइम लेता है। इमोशन इज़ क्यूमुलेटिव। इमोशन संचयी होता है, इमोशन बढ़ता रहता है। जैसे कोई इमोशन स्टार्ट होता है, मान लीजिए किसी को गुस्सा आना शुरू हुआ, तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो थोड़े लेवल तक वो गुस्से को कंट्रोल करता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसको हर एक चीज़ पर और गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जिससे वो गुस्से वाला इमोशन उसका और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो इस तरह से इमोशन स्टार्ट होने के बाद कम्युलेट, संचय होता रहता है। ओपन इमोशंस आर मोटिवेशनल इन नेचर। इमोशंस नेचर में मोटिवेशनल होते हैं। इमोशन आने पर एक व्यक्ति दूसरी प्रतिक्रिया या दूसरा रिएक्शन करने पर मजबूर हो जाता है। जैसे सांप को देखकर एक व्यक्ति का डरना, लेकिन वो वहीं तक सीमित नहीं रहता। कई बार वो डर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वहाँ से भागना शुरू कर देगा या छिपना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति पर गुस्से का संवेग हावी है, तो वह व्यक्ति गुस्से में बहुत देर तक कंट्रोल कर भी ले, तो उसके बाद वो कई बार गुस्से में अपने हाथ पैरों को पटकना शुरू कर देगा या दूसरों के साथ लड़ाई करना शुरू कर देगा। तो इस तरह की प्रतिक्रिया इमोशंस व्यक्ति से करवा देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। एक व्यक्ति में अलग अलग तरह का संवेग होते हैं, जैसे डर, क्रोध, डिस्ट्रेस, लव एट्सेट्रा। ये सभी संवेग उनमें जन्म से ही मौजूद नहीं होते, बल्कि व्यक्ति इन संवेगों को धीरे धीरे विकसित करता है। वॉटसन और अन्य व्यवहारवादियों ने मिलकर नवजात शिशु की क्रियाओं का कई दिनों तक ऑब्जर्वेशन किया और इन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि एक नवजात शिशु में 3 तरह के इमोशंस पाए जाते हैं जो जन्म से ही देखने को मिलते हैं। वो है भय, क्रोध और प्यार। फियर, रेज एंड लव। वाटसन के अनुसार भय, क्रोध तथा प्यार व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद रहते हैं। डर के संवेग में शिशु में सांस लेने की क्रिया थम जाती है, आँख की पलक बंद हो जाती है, होंठ सिकुड़ जाते हैं तथा उसके बाद शिशु रोने लगता है। क्रोध के संवेग में शिशु अपना शरीर थोड़ा कड़ा कर लेता है और हाथ पैर फेंकना प्रारंभ कर देता है। प्यार में रोता हुआ शिशु रोना बंद कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। वाटसन ने अपने प्रयोग के आधार पर यह भी बताया कि किन किन स्टिमुलस से शिशुओं में इन संवेगों की उत्पत्ति होती है। एक शिशु में तेज आवाज तथा ऊंचाई से अचानक नीचे गिरने से भय का संवेग होता है। जब उसके हाथों को या पैरों को पकड़कर उसको इंडिपेंडेंटली कोई एक्टिविटीज़ नहीं करने दी जाती, तो इससे उनमें क्रोध की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से जब शिशु में के किसी अंग पर कोई गुदगुदाता है, स्ट्राइक करता है, तो उसमें प्यार का संवेग उत्पन्न होता है। परंतु बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि वाटसन का यह निष्कर्ष कि जन्म से शिशु में संवेग उपस्थित होते हैं, यह उचित नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। शेरमैन उन्होंने 2-3 दिन तक नवजात शिशुओं का अध्ययन किया और वाटसन द्वारा बताए गए स्टिमुलस
के सहारे उसमें संवेग उत्पन्न होने की कोशिश की, परंतु उन्होंने पाया कि इन शिशुओं में किसी तरह का कोई संवेग नहीं था। वो कोई ऐसे ही अस्पष्ट वेग एक्टिविटीज करते जा रहे थे और धीरे धीरे करके उनमें टाइम के अनुसार उनमें संवेगों का विकास हुआ। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययन, अपने अपने रिसर्चेस के आधार पर ये साबित कर दिया है कि इमोशन के विकास पर, इमोशन की डेवलपमेंट पर दो चीज़ों का बहुत असर पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो है मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और अधिगम। मैच्योरेशन इज द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की अपनी ग्रोथ को, अपने डेवलपमेंट को एक पर्टिकुलर स्टेजेस के अकॉर्डिंगली पूरा कर लेना मैच्योरेशन होता है, परिपक्वता होती है। एक शिशु में, एक बच्चे में जन्म के टाइम पर जनरल एक्साइटमेंट नाम का सिर्फ एक इमोशन होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जनरली एक्साइटेड एक बच्चा होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो परिपक्व होता है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, उसके साथ साथ उसमें डिफरेंट इमोशंस का भी विकास होता है। वो इमोशंस बढ़ने लगते हैं। अपनी उम्र के बढ़ने के साथ साथ, अपनी ग्रोथ के साथ साथ वो नए इमोशंस को सीखता है, उनका एक्सप्रेस करना वो सीखता है। इसी तरह से विटेकर ने कहा है, वी मे कंक्लूड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ इमोशन एंड मैनी ऑफ द जेस्टर्स एंड पोस्चर्स दैट इंडिकेट इमोशन टू अस डेवलप अर्ली इन द लाइफ थ्रू मैच्योरेशन। इन सब जेस्टर्स, पोस्चर्स जो इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उनका डेवलपमेंट मैच्योरेशन के थ्रू ही लाइफ में होता है। एक महिला मनोवैज्ञानिक मिसेस ब्रिजेस ने 2 साल तक के बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बच्चों में बर्थ के टाइम पर एक जैसे ही इमोशंस होते हैं, जो एक जनरल एक्साइटमेंट होता है, और उसके बाद 3 महीने की उम्र में ये इमोशन एक्साइटमेंट से 3 भागों में बढ़ जाते हैं, डिस्ट्रेस, एक्साइटमेंट एंड डिलाइट। 3 महीने के बाद 6 महीने तक आते आते डिस्ट्रेस, एंगर, डिस्गस्ट और फियर, इन 3 तरह के इमोशंस में बढ़ता है। और फिर ये इमोशंस आगे कंटिन्यू होते रहते हैं, क्योंकि ये एक बार डेवलप हो चुके होते हैं। अब आगे देखा जाए तो 12 महीने की उम्र तक आते आते डिलाइट, इलेशन और अफेक्शन, खुशी, जॉय, खुशी में और प्यार में डिलाइट वाला इमोशन फर्दर 2 भागों में बढ़ जाता है। और इसी तरह से 18 महीने पर आते आते अफेक्शन 2 भागों में बढ़ता है, अफेक्शन फॉर अडल्ट्स और अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन। और यहीं पर डिस्ट्रेस, जेलसी में बढ़ जाता है, जेलसी का डेवलपमेंट होने लगता है। आगे 24 महीने पर आते आते इलेशन, जॉय एंड इलेशन, जॉय में डाइवर्ट हो जाता है और इसी तरह से आगे चलता रहता है। तो अब आप देखिए कि 24 मंथ्स तक तकरीबन सभी जो इम्पोर्टेंट इमोशंस हैं, प्रमुख इमोशंस हैं, वो बच्चों में डेवलप हो चुके होते हैं। मिसेस ब्रिगेजेस के अनुसार बच्चों में इन इमोशंस के डेवलपमेंट का क्रम एक जैसा ही रहता है, इसी तरह से इनकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन ये डेवलपमेंट कब होगी, ये उनकी ग्रोथ पर डिपेंड करता है, उनके डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। कई बार ये हो सकता है कि कुछ बच्चों में जो इमोशन 24 महीने तक होने होते हैं वो 18 महीने तक ही हो जाए, या 24 मंथ्स के बाद कुछ बच्चों में वो कुछ इमोशंस डेवलप हों। लेकिन इनका जो सीक्वेंस है, इनका जो क्रम है, वो इसी तरह से रहता है। डेवलपमेंट ऑफ इमोशन को प्रभावित करने वाला एक दूसरा कारक लर्निंग है, अधिगम। एक बच्चा अपने जन्म के बाद बहुत सारे इमोशन को अपने अंदर डेवलप करता है। मैच्योरेशन लेवल में वह अपनी ग्रोथ के साथ साथ उन संवेगों का विकास अपने अंदर करता है और उन संवेगों की अभिव्यक्ति, उनका एक्सप्रेशन सीखता है। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि लर्निंग मैच्योरेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैच्योरेशन से संवेगों का विकास होता है, लेकिन लर्निंग के द्वारा मैच्योरेशन से पहले संवेगों का विकास किया जा सकता है। अपने एक एक्सपेरिमेंट में वाटसन और रेनर ने एक 11 महीने के बच्चे एल्बर्ट के साथ ये
एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ये साबित करके दिखाया। उन्होंने एल्बर्ट को, जो कि 11 महीने का बच्चा था, उसको एक वाइट रैबिट के साथ खेलना बहुत पसंद था। लेकिन जब भी एल्बर्ट उस वाइट रैबिट को छूता था तो वहाँ पर एक धमाके की आवाज़ करनी शुरू कर दी गई। एल्बर्ट ने जब भी उसको हाथ लगाया तो धमाके की आवाज़ हुई, जिससे एल्बर्ट डर जाता था। और जब बार बार इस एक्सपेरिमेंट को, इस आवाज़ को रिपीट किया गया, उस टाइम पर जब एल्बर्ट ने उस वाइट रैबिट को छुआ तो एल्बर्ट ने उससे डरना सीख लिया। उसके अंदर एक भय का इमोशन डेवलप हो गया, एक फियर का इमोशन डेवलप हो गया। और वो इस तरह से उससे डरने लगा कि जब उसकी माता उसको एक वाइट कलर का फर वाला रैबिट जैसा सॉफ्ट कोट पहनाने लगी, तब भी वो उससे डर जाता था। तो उसमें भय का इमोशन, फियर का इमोशन एकदम से डेवलप हो गया। लेट अस नाउ डिस्कस हाउ टू मैनेज इमोशंस। एज वी डिस्कस्ड, इमोशंस आर फीलिंग। इमोशंस को समझने के लिए, इमोशंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें खुद से ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि हाउ डू आई फील, हाउ डू आई नो, मैं कैसा फील करता हूँ और मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ और कैसे जान सकता हूँ। इसी तरह से दूसरों के पास भी इमोशंस होते हैं, दूसरों के इमोशंस को जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम अपने इमोशंस के लिए अवेयर होते हैं, उसी तरह से हमें दूसरों के इमोशंस को भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे दूसरे कैसा फील करते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे फील कर रहे हैं। There are several ways that we can tell how others are feeling by particularly observing them. वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। इन सब को देखकर, इन सब को ऑब्जर्व करके हम ये पता लगा लेते हैं कि उनके ऊपर कौन सा इमोशन है। जैसा कि हमने पिक्चर्स में देखा था, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर और वो किस तरह से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव कर रहे हैं, हम ये जान लेते हैं कि उसको कौन सा संवेग उसको अफेक्ट कर रहा है। इमोशन एंड द ब्रेन। लेट अस रिमेंबर, इमोशंस आर नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल्ड. Emotions are strongly linked to memory and experience. If someone had bad experience, or if something bad has previously happened to you, your emotional response to the same stimulus is likely to be strong. Babies feel emotion, but they can't necessarily reason. Emotions are also closely linked to values, as emotional response could tell you that one of your key values has been challenged. So, understanding that emotions linked to memory and values gives you the key to managing your emotional response. Your emotional responses don't necessarily have much to do with the current situation or to reason, but you can overcome them with reason and by being aware of your reactions. The other ways to manage emotions are high positive energy. That enables you to perform well, but you can't stay in that state forever. Sooner or later, you need to reduce your energy. Another, stay positive and you will recover quickly. On the other hand, if you dip into more negative feelings, and you will feel burnout. There are some positive actions that will help you to manage your emotions, like exercise. Exercise releases reward and pleasure chemicals in the brain, such as dopamine, which makes you feel better. Being fit also makes you healthier, which helps in managing emotions. Be kind to others, because this helps stop you worrying about yourself. Be open and accept what is going on around you. Learn to appreciate what is happening and avoid excessive criticisms of others or of situations. This is linked to mindfulness, which is about being aware of what is going on in the moment. It's good to talk, spend time with other people and enjoy their company. Distract yourself. Yes, you really are that shallow. Watching a bit of TV, reading or surfing the internet will probably help you
forget that you were feeling a bit down. Don't give in to the negative thinking. If you find yourself having negative thoughts, then challenge them by looking for evidence against them. Spend time outside. Being in the fresh air, especially around nature, is very helpful for calming the emotions. Be grateful. Thank people in person for doing nice things for you and remember it. Play to your strengths. That often means doing things that you enjoy, but it also involves doing things that are good for you. Notice the good things in your life, which means count your blessings. Thanks for being with me. We will continue with emotional intelligence in next video. Thank you.